बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमने 500,000 का एक टारगेट सेट किया है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आपके ताउन से हम इस माइलस्टोन को बहुत जल्द अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर पिछले एक बरस की सियासत का आप जायज़ा लें, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, तो आपको पता ही चलता है कि तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए, इनकी रैलियों को रोकने के लिए, जलसों पर पाबंदी लगाने के लिए रियासत ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की हुकूमत में बैठी हुई कठपुतलियों ने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से माइनस किया जा सकता है। इन लोगों ने मैदान को इस्तेमाल किया, ऐवान को इस्तेमाल किया, मनपसंद कानून साजी की, लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस नहीं कर सके। इनकी ये कोशिश थी कि बयानिए का ढोल बजाओ और 9 मई हो या कुछ और, आप इमरान खान को इन बयानियों के जरिए सियासत से माइनस करेंगे। इमरान खान के नाम पर पाबंदी लगा दो तो पाकिस्तान में इमरान खान का कोई नाम नहीं लेगा। टेलीविजन पर अगर नाम नहीं चला तो शायद लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। इन लोगों की यह भी कोशिश थी कि अडयाला जेल की खबरें अगर बाहर आई तो इसको रोकना कैसे है, एक हिकमत अमली बनाई जाए और पूरी एक सेंसरशिप पॉलिसी के तहत सहाफ़ियों को भी कंट्रोल किया जाए और मनपसंद सहाफ़ियों को मैदान में उतार कर एक सेंसर्ड किस्म का बयानिया पाकिस्तान की आवाम के सामने टेलीविजन चैनल्स पर चलाया जाए। आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इमरान खान इस सियासी मंजरनामे से माइनस नहीं हो रहा। ख्वाजा आसिफ साहब का कोई इंटरव्यू इमरान खान के नाम के बगैर पूरा नहीं होता। मरीम नवाज की पूरी सियासत अगर आप उठाकर देखें तो इस सियासत के अंदर जितने भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, इनमें आपको इमरान खान का नाम तो नहीं, लेकिन इमरान खान के काम की छाप नजर आएगी। और नवाज शरीफ इमरान खान का नाम लेकर अपने अच्छे दिनों को याद करते हैं, जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और बाबूजी एक पेज पर थे, उनकी मदद पहुंचती है तो ये इक्तदार की राहदारियों में पहुंचे, उनकी मदद खत्म हुई तो इनका इक्तदार भी खत्म हो गया। ये उनके वादों और उनकी यादों के सहारे आज मरी में ठंडी हवाओं में बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जो कुछ इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल का इन्हें ज़रूर ख्याल होगा, लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का शायद इन सियासतदानों को कोई ख्याल नहीं है। इन हालात के अंदर इमरान खान ने जो अडयाला जेल इस पावर हाउस बन गया है, इस पावर हाउस से पैगाम जारी किया है पाकिस्तान की आवाम के लिए। 8 सितंबर के जलसे का मकसद क्या है? 3 मकासद इमरान खान की तरफ से बयान किए गए। पहला मकसद, चोरी किया गया मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत में वापस दिया जाए। दूसरा मकसद, कब्जा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवानी है। और तीसरा मकसद, मुल्क में आज़ाद अदलिया का क्याम है। और अब यह पाकिस्तान की कौम पर मुनहसर है कि वो इन मकासद के हसूल के लिए इमरान खान का किस हद तक साथ देते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया को अगर आप आज उठाकर देखें, जो पिछले 2 दिनों से विजुअल्स व्यूज सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया नहीं इनको चला रहा, लेकिन हर शहर हर गली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नज़र आ रहे हैं। लोगों को ये मालूम है कि अगर वो बाहर निकले तो उनके खिलाफ पंजाब पुलिस एक्टिव हो जाएगी। लोगों को ये मालूम है कि अगर वो सिंध में निकले तो जरदारी साहब की जो हुकूमत है उनके खिलाफ ऐलान जंग करेगी, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हैं जो हैदराबाद के हैं, जो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के, जहाँ पर सिंध पुलिस ने भी क्रैकडाउन किया और लोगों की जो टोलियाँ थी जो कराची से चल रही हैं या सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से चल रही हैं, इन्हें रोकने की कोशिश की गई। और मरकज़ी क़यादत जो साथ साथ ये तमाम रैलियों के आ रही है, इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि लोगों के जो हौसले हैं उन्हें तोड़ा जा सके। लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं बड़ी तादाद में सिंध से निकल रहे हैं और ख़ासतौर पर पंजाब में भी यही मनाजिर देखने में आ रहे हैं। और पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे की कवरेज में जो लोग ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं इस्लामाबाद में, वो ये बताते हैं कि इससे पहले 8 फरवरी के बाद बहुत कोशिश की गई कि जलसे किए जाएं, लेकिन हमने इस्लामाबाद या पंजाब में तहरीक इंसाफ को इस हद तक ऑर्गेनाइज नहीं देखा। खान साहब ने यकीनन अपनी तमाम पार्टी क़यादत को ये बावर करवाया था कि अब ये हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है और हमने हर सूरत में लोगों को बाहर निकालना है। लोगों में गम गुस्सा है, जिस तरह से 22 अगस्त के जलसे को मुलतवी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम उनके ऊपर अगर रिलाई कर रही है तो हमें भी लब्बैक कहना चाहिए। गिरफ्तारियां हों, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए जाएं, जो मर्जी कुछ हो जाए, लेकिन अब ये 8 सितंबर का जलसा हर सूरत में हमें करना है। और जो विजुअल्स इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं और जिन लोगों से मेरी इस्लामाबाद में बात हुई, उमर अयूब साहब रात से ही एक्टिव थे जी। साउंड सिस्टम
और जितना भी सामान था जो पुलिस ने अपनी तहवील में लिया, इसको उन्होंने जलसा गाह में पहुंचा दिया है। और इसके अलावा महमूद अचकज़ई पहुंचे हैं, उन्होंने इमरान खान के लिए एक पैगाम दिया, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। फिर फैसल जावेद साहब 2000 से ज़ायद जलसे किए, वो ये कहते हैं मगर आज तक जलसे से एक दिन पहले इस कदर जोश खरोश हमने नहीं देखा। जिस तरह इमरान खान की कॉल पर लोग लब्बैक कह रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। आज़म सवाती साहब, उन्होंने भी पैगाम भेजा और वो ये कहते हैं कि कल इमरान खान ने पैगाम भेजा था कि आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। मैंने आगे पैगाम दिया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, वो हालात बयान करूं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा ही रहा था कि हमें NOC जो है वो इन लोगों ने दे दिया। फिर अलीमा खान ने कहा कि 8 सितंबर का जलसा, इमरान खान ने कहा कि मेरी रिहाई के लिए नहीं बल्कि कौम के मुस्तकबिल के लिए है। अदलिया के साथ खड़ा होना होगा, वरना काजी फैज़ ईसा के नैब तरामीम जैसे फैसले होंगे, अदलिया आज़ाद होगी तो हमें इंसाफ मिलेगा। मैं आपको ना एक बड़ी ये आपने बात जो है अपने इर्द गिर्द उन लोगों को भी बतानी है कि लीडर होते कैसे हैं। वो अपने अमल से और अपने कॉल ऑफ फेल से ये बयान करते हैं, ये आपको करके दिखाते हैं। इमरान खान ने 3 मकासद कौम के सामने रखे कि 8 सितंबर का जलसा हम क्यों करने जा रहे हैं। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी रिहाई के लिए निकलो, उसने हमेशा कहा कि निकलो पाकिस्तान की खातिर। उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे नाहक जेल में रखा गया लिहाजा अदलिया के खिलाफ चढ़ाई करो, अदलिया की ईंट से ईंट बजाओ। उसने कभी ये नहीं कहा। उसने कहा कि रूल ऑफ लॉ की बात वो हमेशा करते हैं कि पाकिस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो इसका नुकसान पाकिस्तान की आवाम को होगा। तो ये फ़र्क है बाऊजी की सियासत में और इमरान खान की सियासत में। नवाज शरीफ साहब की तकरीरों को अगर आप उठाकर देखें तो वो आज भी 2017 में जिंदा है। मैंने कहा ना कि प्रोग्राम के शुरू में कि ये यादों के सहारे जी रहे हैं, तो ये यादें हैं अच्छे दिनों की, और साथ इमरान खान को ये का नाम लेते हैं। बाऊजी की सियासत के अंदर मैं, मेरा, हमारा ख़ानदान, हमारे बच्चे, इससे आगे सियासत नहीं चल सकी। लेकिन इमरान खान की जो सियासत और जो उनके यहाँ रिवायत है सियासत की, वो कौमी सियासत है, वो पाकिस्तान के लिए सियासत है, वो अवामी सियासत है, वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करने के हामी है। इसीलिए इमरान खान ने आज से 3 बरस पहले भी अपनी हुकूमत को कुर्बान किया कि हम आवाम के पास जाएंगे, क्योंकि जमहूरी जो कुव्वतें हैं ना व्यूअर्स, वो इसी तरह करते हैं और माशरे इसी तरह करते हैं। बरतानिया के अंदर जब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को एहसास हुआ कि मैं जो सपोर्ट है वो खो चुका हूँ, तो हाल ही में इलेक्शन हुए और उसने कहा कि हम बरतानिया की आवाम के पास दोबारा जाएंगे और उनसे एक बड़ा मैंडेट लेकर दोबारा हुकूमत करेंगे। ये अलग बात है कि उन्हें वो मैंडेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने किसी फर्द वाहिद का फैसला पार्टी के ऊपर या पूरे मुल्क के ऊपर जो है उसे किसी तरह भी लागू होने नहीं दिया और ना ही मुसल्लत किया, बल्कि वो बरतानिया की आवाम के पास गए और जो उनका फैसला आया फिर उसे उन्होंने तस्लीम किया, रिस्पेक्ट की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि फैसला आपके खिलाफ आएगा तो आप क्या करेंगे, आप रियासत की ईंट से ईंट बचाएंगे और आप अपने आप को पाकिस्तान की आवाम की अदालत में पेश नहीं करेंगे, बल्कि किसी और की अदालत में, किसी और के ड्राइंग रूम में पेश करेंगे। तो ये इस मुल्क की सियासत है। तो इमरान खान की इस कौम के साथ जो कमिटमेंट है वो उनके इन 3 मकासद से बखूबी पर्सोनिफाई होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की सियासत करते हैं, और जहाँ तक बाऊजी का ताल्लुक है वो आवाम की नहीं बल्कि वो अपने घर की सियासत करते हैं। हलीम आदिल शेख जी सिंध से चले हैं और उन्होंने क्या कहा कि सिंध की सड़कों पर प्लांटेड मुजाहिरीन बैठा दिए गए हैं, दोनों तरफ से सड़क जाम कर दी गई है ताकि जलसे की जानिब रवाना होने वाले काफिले को रोका जा सके, लेकिन हम हर सूरत जलसा गाह में पहुंचेंगे। और फिर असद कैसर साहब ये कहते हैं कि मुझे टेक्सला, वाकंट, रावलपिंडी, इन तमाम इलाकों के लोगों से ख़ास उम्मीद है कि अगर रास्ते बंद भी हुए तो ये हर सूरत में जलसा गाह पहुँचेंगे। पैदल पहुँचे, मोटरसाइकिल पर पहुँचे, आपको हर सूरत में जलसा गाह में पहुँचकर इमरान खान से और पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करना है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जो रुकावटें खड़ी की गई हैं, एक तो प्लान ये है कि जो क्रेन्स हैं वो KP से आएंगी और जहाँ जहाँ भी कंटेनर्स इनको नज़र आएंगे वो क्रेन्स अपना रास्ता खुद बनाएंगी और इस पूरे काफ़िले को जलसा गाह तक जो है पहुँचाया जाएगा। मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि एक क्रैकडाउन का प्लान बाकायदा तौर पर बनाया गया है और कुछ शरारती अनासिर अगर इस पूरी जो पीसफुल प्रोटेस्ट है या जलसा या रैलियाँ, अगर आपने इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो इसके नताइज बहुत ही भयानक जो है वो साबित हो सकते हैं। तो खुदा के लिए, मुल्क के लिए आपने ऐसे किसी भी इकदाम की हौसला अफजाई नहीं करनी जो मुल्क को, जमहूरी क़ुव्वतों को बहुत पीछे ले जाए और फिर कुछ लोग जो हैं फैसले करेंगे, पहले भी वही कर रहे हैं और फिर उन्हें मौका मिल जाएगा कि वो आने वाले कल के भी फैसले वही करें।
व्यूअर्स, डिप्टी कमिश्नर और डीसी इस्लामाबाद का जी बयान आ गया है और उन्होंने क्या कहा, ये जो गजट नोटिफिकेशन है ना जलसे के हवाले से, वो ये कहते हैं कि अगर आपने शराइत के ऊपर अमल ना किया तो इसका बाकायदा तौर पर इतलाक होगा और जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया जाएगा। इजाज़तनामा मनसूख होने पर जलसा नहीं किया जा सकेगा। पीटीआई के अरकान ने अगर तयशुदा निकात की खिलाफ वर्जी की तो उन पर सज़ा का इतलाक होगा। अगर जलसे के औकात की पाबंदी ना की गई तो जलसे जुलूस से मुतल्लिक कानून का इतलाक होगा। जलसे दिए गए वक्त के मुताबिक ख़त्म करना होंगे। रूट की खिलाफ वर्जी पर भी एक्शन लिया जाएगा। जलसे की दी गई इजाज़त मशरूत है। कोई पाकिस्तान मुखालिफ नारा जलसे में नहीं लगेगा। आप देखें, इस पर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बहुत आसानी के साथ जो है वो रूल आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कुछ तकरीब कार अनासर किसी भी रेड जोन में दाखिल हो जाएं और उसका मुद्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया जाए तो फिर ये कैसे साबित होगा कि वो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। तो इसलिए ये जो इन्होंने एक बिल को अब बाकायदा कानून की शक्ल दे दी है जिसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब ने दस्तखत किए, ये प्लानिंग थी। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सर्कल्स में बात करें ना तो वो ये कहते हैं कि जनाब हमने अपनी तैयारी करके रखी है। अब वो तैयारी किसे कह रहे हैं ये बहुत ही अहम है। क्या उनके नज़दीक तैयारी का मतलब ये है कि लोगों के खिलाफ पर्चे कटेंगे और एक दोबारा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा? अगर कोई जलसे का वक्त आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या आप पूरी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और फिर लोगों को 3-3 साल 10-10 साल सजा दी जाएगी? क्या ये ट्रैप है? जब आप उनसे ये सवाल करें ना तो आगे से मुस्कुरा देते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त तो मिल गई और उन्हें एनओसी भी जारी कर दिया गया। देखना ये होगा कि इस कानून की टाइमिंग और इसके बाद इस जलसे की टाइमिंग ये किस तरह से इसे नून लीग वाले हैंडल करते हैं और क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद कोई मुकदमात बनाए जाते हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक मूव होगी अगर मुस्लिम लीग नून इस किस्म का कोई काम करती है। मैं भी आपको ये भी खबर दूं कि पाकिस्तान में इमरान खान के 9 मई के हवाले से जो सबूतों का बार बार तस्करा किया जाता है, टेलीविज़न टॉक शोज़ के अंदर बहुत सारे बीरबलों को आपने देखा होगा जो किसी से लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़कर आते हैं और उस स्क्रिप्ट को फर बोलना शुरू कर देते हैं। अब इस स्क्रिप्ट के मुताबिक बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो इन्हें मिल गए हैं और इन सबूतों की बुनियाद के ऊपर इमरान खान पर बाकायदा कार्रवाई का, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। अब अंसार अब्बासी साहब की जी एक स्टोरी है और अगर आप इस स्टोरी को पढ़ें तो जिस तरह 9 मई का बयानिया बड़ा कंफ्यूज है ना कि हमला किसने किया और कौन थे और इंक्वायरी नहीं हो रही और सबूत नहीं है, इसी तरह इस स्टोरी का भी हाल है। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है। जो टाइटल था ये मैं आपके सामने पहले रखता हूँ और फिर उसके बाद इन नकात को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जिससे ये एक कंट्रोवर्सी और जो बातें अंसार अब्बासी साहब कर रहे हैं ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अंसार अब्बासी साहब अस्करी ज़राए से पहले भी खबरें लेकर आते रहे और खबर जब भी अपना द न्यूज़ अखबार में और जंग में लगती है और अस्करी ज़राए कोट होते हैं तो ऑब्वियसली ये उनका मौक़िफ़ होता है। तो अंसार अब्बासी साहब क्या कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात की नोयत ऐसी है कि ये केस आर्मी एक्ट के तहत फ़ौजी ट्रायल के दायरे में आता है, लेकिन 9 मई के मामले पर आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। वही बात जो हम हमेशा से करते रहे कि अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसका केस फ़ौजी अदालतों में चलेगा तो फिर वो मरहून मिन्नत है उस फैसले के जिसका इंतज़ार पूरी कौम कर रही है और ख़ास तौर पर वो लोग जो इमरान खान को सज़ा दिलवाना चाहते हैं। तो ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं। इस स्टोरी में क्लेम किया गया कि इल्ज़ामात की नोयत यानी प्रूव नहीं हुआ, सिर्फ इल्ज़ामात हैं। फिर द न्यूज़ के मुताबिक काबीना कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इमरान खान को 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया। सर, जिम्मेदार करार देना और शवाहिद की बुनियाद पर जिम्मेदार करार दिया जाता है। इस एक जुमले का जवाब राना सनाउल्लाह के उस बयान में छुपा हुआ है जब उनसे पूछा गया कि क्या काबीना में कुछ ऐसे शवाहिद लाए गए जिसमें इमरान खान के खिलाफ चीज़ें मौजूद हों और केस चल सके। तो उन्होंने कहा नहीं जी, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ हमारे सामने ऐसा पेश नहीं किया गया। लेकिन इस स्टोरी में क्लेम किया जा रहा है कि काबीना की कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट आई थी। तो सर, ऐसी कमेटीज़ की रिपोर्ट जो है, काबीना भी आपकी है और उन लोगों की है जो इमरान खान को सियासत से माइनस करना चाहते हैं। असल चीज़ सबूत जो अदालतों में पेश नहीं होते, काबीना की कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें इन सबूतों का जिक्र है। ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात और मुतादिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर इमरान खान की शमूलियत यकीनी तौर पर मुसद्दका है। ठीक है जी, इन्होंने कुछ लोगों के बयानात को बुनियाद बनाकर ये स्टेटमेंट जो है इसके अंदर लिखी है। अब तक की तहकीकात से पता चला कि 34 अफराद पुरतशद्दुद स्ट्रीट पावर के हिकमत अमली के मास्टरमाइंड थे और उन्होंने तशद्दुद और तबाही की मनसूबाबंदी में फ़ाल तौर पर ताउन किया।
52 अफराद ने तफसीली मनसूबाबंदी में हिस्सा लिया और 185 अफराद ने इसे अमली जामा पहनाया। बड़ा एक आसान सा कुलिया जी, मुझे अच्छी तरह याद है आमिर फारूक साहब के ये अल्फाज थे मरीम नवाज के हवाले से कि अगर मरीम खुद भी कहे ना कि ये प्रॉपर्टीज़ मेरी हैं, तो तब भी ये नैब को साबित करना है कि ये प्रॉपर्टीज़ मरीम की हैं। जब प्रोसिक्यूशन किसी पे इल्ज़ाम लगाती है कि शख्स मुलव्विस था, तो उन शवाहिद को देखा जाता है, उन हालात को और गवाहों को सिर्फ नहीं देखा जाता, बल्कि गवाहों के बयानात के अंदर जो नुकात उठाए जाते हैं और जो वो क्लेम करते हैं, जो पोस्ट करते हैं, उसके ऊपर भी जरा होती है। सवाल पूछा जाता है कि तुम किसी से दुश्मनी की बुनियाद पर ये गवाही दे रहे हो या फिर तुमने ये देखा और तुम्हारे पास क्या सबूत है। इन तमाम चीज़ों को आइन, कानून और इंसाफ के तराजू में रखकर तोला जाता है। सिर्फ ये कह देना कि 52 अफराद हैं, 185 हैं, 34 अफराद पुरतशद्दुद, लेकिन जब तक ये सबूत नहीं आएंगे ना, फिर आप कार्रवाई कैसे करेंगे। और फिर उन्होंने अपने इन तमाम क्लेम्स को आगे चलकर इसी स्टोरी के अंदर इसका ड्रॉप सीन कैसे किया, वो ये कहते हैं कि लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं आ सके। तो सर, जब ठोस सबूत आए नहीं हैं, तो फिर जिस तरह से बाकी लोग ये बयानियाँ बना रहे हैं, आपकी इस खबर ने भी एक बयानिया बनाया और इमरान खान को जो है साबित करने लगे हुए हैं कि वो मास्टर प्लानर थे। इसके बाद इंसार अब्बासी साहब जी शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में गए और फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी इस स्टोरी के बिल्कुल बरक्स चीज़ क्या कही। वो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ को जब गिरफ्तार किया गया तब मुझे बताया गया 9 मई के हवाले से कोई सबूत नहीं। कल परसों 9 मई और आर्मी चीफ की बगावत से मुतल्लिक दोबारा पूछा, कंफर्म नहीं किया गया। बताया गया कि तफ्तीश हो रही है। 9 मई पर सबूत होता तो इस हद तक इंतज़ार नहीं किया जाता, यानी सबूत आ चुके होते। तो उन्होंने खुद ही अपनी इस स्टोरी के हवाले से जो वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसका उन्होंने ड्रॉप सीन कर दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सबूत हैं वो मौजूद नहीं है। अगर होते तो बहुत पहले ये सबूत अदालतों में पेश किए जा चुके होते। और जो लोग अदालतें कवर करते हैं उन्हें भी ये मालूम है, डेली अपने एडिटर्स को जाकर ये बताते हैं कि जनाब प्रोसिक्यूशन के पल्ले कुछ नहीं है और ये केस उड़ जाना है, लेकिन रिपोर्ट उस तरह से नहीं होता। और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को तड़का लगाकर ये अखबारात की जीनत बनाते हैं। मैं महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से एक जुमला आपके सामने रख दूं जो उन्होंने आज कहा और फिर इसके ऊपर कमेंट भी कि इंतहाई दुख की बात है कि सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाला लीडर जेल में है। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बातें हो रही हैं। ऐसा करने वाला बहरान को मज़ीद गहरा करना चाहता है। बहरान गहरा हुआ तो अवाम का गुस्सा शदीद होगा। सर, अवाम का गुस्सा तो शदीद हो चुका। 8 सितंबर का आज के जलसा बहुत सारे लोगों को ये बता देगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर यह चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये एक टेस्ट केस भी है। एजेंसीज की रिपोर्ट है कि अगर जलसे आपने करने दिए तो ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। लोग जो हैं उनमें खौफ ख़त्म होगा, लिहाजा लोगों को आपने रोकना है। इसीलिए इसी खौफ के तनाजुर में और एजेंसीज की रिपोर्ट्स के तनाजुर में जो खान साहब के जलसों के हवाले से आ रही थी, इन्होंने ये इस्लामाबाद वाला जो कानून लेकर आए हैं, इसलिए ये पेश किया गया ताकि लोगों को रोका जाए, खौफ फैलाया जाए कि 3 साल सज़ा है, 10 साल सज़ा है और फिर लोगों को निशान इबरत बनाएंगे। तो इसलिए इनके पल्ले कुछ नहीं है। और इस बुनियाद के ऊपर जो एजेंसीज की रिपोर्ट थी, इसके बाद ये सारी की सारी कार्रवाई जो है वो की गई है। और फिर आपको ये भी खबर दें कि पतन ने एक मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो और ये मुतालबा उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे है जो पिछले काफ़ी अरसे से वो ऑर्डर रिपोर्ट्स जारी कर रहे थे, जिनमें नवाज शरीफ का हल्का है, इसके साथ साथ मरीम के हल्के की बात की गई और कराची के बहुत सारे हल्के हैं जहां पर वोटर्स की तादाद इतनी नहीं थी जितने वोट डाल दिए गए। और फिर कौमी और सूबाई असम्बली की जो वोट्स की जो प्रोपोर्शन है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर जिस बेरहमी के साथ लोगों के वोट्स को इन्होंने रद्द किया और मनसूख किए, इसके ऊपर भी सीरियस कंसर्न जो है वो शो किया गया। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने 8 घंटे के अंदर आपको इलेक्शन के रिजल्ट्स देने हैं, लेकिन कई हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आते। फिर जो डेटा इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया, उस डेटे के अंदर भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी और फिर बाद में उसे रिमूव किया गया। बहुत सारे टेलीविजन चैनल जो हुकूमत के हर वक्त गुन गाते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया और रिपोर्ट किया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया है। लेकिन काजी साहब ये कहते हैं कि क्योंकि वो एक सुप्रीम अदारा है, आईनी अदारा है, तो हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते। यानी इस मुल्क के अंदर एक मुकद्दस गाय बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश किया जा रहा है और आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं रखते। अभी आपको ये भी खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नून लीग हमेशा ही तनकीद करती रही कि IMF से डील की बात जो है, इसको सबोताज करने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपना किरदार अदा किया। बिल्कुल ठीक है, आपका ये क्लेम है
اور آپ یہ بار بار مسلسل یہ بیانیہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ جو بیان اسحاق ڈار صاحب نے دے دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں ایسے وقت میں جب آئی ایم ایف کہ آپ مرہون منت آئی ایم ایف نے انکار کر دیا اور چائنا اور اس کے بعد سعودی عرب کا رول اوور نہ ہوا، اور پیسے نہیں ملیں گے اور پھر معیشت کیسے چلے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم دور حکومت میں آئی ایم ایف چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. یہ اسحاق ڈار صاحب کا دعویٰ ہے. اگر واقعی آئی ایم ایف یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اور ہمارا دیوالیہ نکل جائے تو پھر آپ ایک الزام لگا رہے ہیں آئی ایم ایف کے اوپر. تو آئی ایم ایف اس کے اوپر کیا رد عمل دے گا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں تو آج بلکہ چاہ رہا تھا کہ ایک اوپن لیٹر لکھا جائے آئی ایم ایف کو اور ان سے پوچھا جائے کہ پاکستان کا ڈپٹی پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کا دیوالیہ نکالنا چاہتے ہیں، اس پہ کتنی صداقت ہے اور اس کے اوپر ریئیکشن لیا جائے. بلکہ ویورز، وہ تمام دوست جن کو ایکسیس ہے ٹویٹر کا، آپ آئی ایم ایف کی جو جتنے بھی جو کورسپونڈنس ہے آفیشیلی اس پر جائیں اور انہیں ٹیگ کر کے یہ سوال رکھیں اس بیان کو جو اسحاق ڈار صاحب کا یہ ہے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف چاہتا تھا، یہ ان کا دعویٰ ہے، انہوں نے کلیم کیا کہ آئی ایم ایف چاہتا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. اس پہ کتنی صداقت ہے اور اس کے اوپر کیا ریئیکشن آتا ہے، کیونکہ یہ خطرناک بیان ہے جی. اور اگر اس کے اوپر آئی ایم ایف والے ناراض ہو گئے تو پھر پاکستان کے جو معاہدے ان کا کیا بنے گا. وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ آڈیوز پکڑی گئی جس میں تیمور جھگڑا صاحب ہیں اور پھر ترین صاحب ان کی گفتگو تھی کہ ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے اور ہم ان سے بات کریں گے. وہ تو چلیں ٹھیک ہو گیا، لیکن یہاں پر پبلکلی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. میں کچھ اور بھی اس میں سے چیزیں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں کہ وہ کیا رہے ہیں. دعویٰ کیا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے دور حکومت میں عالمی مالیاتی فنڈ چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اس دور میں ہمارے ریویو ہی نہیں چل رہے تھے. اچھا جی، اب یہ پی ڈی ایم کے دور کی انہوں نے بات کی ہے. اور اس سے خان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے نا کہ یہ دیوالیہ ہو جائے گا اور خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. تو عمران خان کی باتیں آج درست ثابت ہوئی، لیکن آئی ایم ایف کیا چاہ رہا تھا اس کے اوپر آپ نے انہیں ضرور ٹیگ کرنا ہے. وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 17 لاکھ پاکستانی برطانیہ میں مقیم ہے. برطانیہ کا دورہ انتہائی مصروف اور اہمیت کا حامل ہے. پچھلی حکومت کے وزیر نے پی آئی اے سے متعلق بہت غیر ذمہ بیان دیا. برطانوی قیادت سے پی آئی کے پروازوں کی بحالی سے متعلق بھی گفتگو ہوئی. پی آئی کی نجکاری پروازوں کی بحالی سے بڑا کام ہے. پروازوں کی بحالی کے معاہدے پر یورپی یونین سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے. سر، یہ یورپی یونین کا مسئلہ ہے، جب تک وہاں سے آپ کو کلین چٹ نہیں ملے گی یہ پروازیں بحال نہیں ہونی. یہ آج کا شو تھا ہمارا، اور 8 سپتمبر کے جلسے کے حوالے سے دوپہر کو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور تب تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.